नमस्कार दोस्तों। आज 8 जुलाई है। आज कौन कौन से एडिटोरियल आए हैं जिन पे करंट अफेयर्स बने हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये एडिटोरियल द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में जो कवर किए जाते हैं, पीआईबी में, उनसे यहाँ पे प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इनमें जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे कॉटन का जो आर्टिकल है, कॉटन पर एमसीक्यू है, तो ऐसा नहीं कि इसका मैं करेक्ट आंसर बता के आगे निकल जाऊँगा। यहाँ पर हम कॉटन से रिलेटेड जो सिचुएशन है भारत में, जो योगदान है जीडीपी में हो, चाहे टेक्सटाइल में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, सभी कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। 10 एमसीक्यूज़ नहीं, 15 एमसीक्यूज़ नहीं, बल्कि 15 टॉपिक आप यहाँ पे तैयार करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू की, जो बात करता है फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ कॉटन। तो कॉटन की भूमिका के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। क्या ये बात यहाँ पे सही है? ये हमें बताना है। दूसरा, कॉटन सेक्टर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सिमेटली 10% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब आपको क्या पता है 10% ऑफ जीडीपी करता है, नहीं करता है? तीसरा, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मिलियन एंड कंट्रीब्यूट अबाउट 2% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो कई लाख लोगों को रोजगार देता है और लगभग 2% जीडीपी को यहाँ पे योगदान देता है। अब तो देखो आप, ये जो स्टेटमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट लग रहा है, क्योंकि 10% तो जाहिर सी बात है, कितने सारे सेक्टर हैं, मेडिकल है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, तो कॉटन तो 10% देगा नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको लेकर डाउट लग रहा है। दो को एलिमिनेट अगर आप करो तो ऑटोमेटिकली ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब फर्स्ट रैंक तो नहीं बोला है इसमें, लेकिन हाँ बड़ा एक तरह से देखिए प्रोड्यूसर है भारत। अगर आप बात करो कॉटन के बारे में, तो अगर आप देखोगे तो भारत में जितने क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, उसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? कॉटन का या कपास का होता है, जिसे कपास भी बोला जाता है। और भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बड़ा उत्पादक है किसका? कपास का। ठीक है, ये दो फैक्ट आपने यहाँ पे देखें। तीसरा, अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे चीन फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो चौथा फैक्ट आपने यहाँ पे तैयार कर लिया। चौथा, 60 लाख से ज़्यादा किसान अगर आप देखें तो इस फील्ड में यहाँ पे काम करते हैं। तो आप मेंस का जो एंगल है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट किया जाता है कॉटन से, वो यहाँ पे आपने देखा। इसके बाद अगर आप देखो कपास का जीडीपी से रिलेशन देखो, क्योंकि यहाँ पे मामला किसका बात कर रहा है? जीडीपी की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे कपास जो है, कॉटन जो है, उसका जीडीपी के साथ रिलेशन देखोगे तो आप पाओगे कि लगभग 2.3% ऑफ टोटल जीडीपी यहाँ पे किससे प्राप्त होता है? हमें कॉटन से प्राप्त होता है। भारत आज से नहीं, कई सौ सालों से कपास का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है, कपड़े का बहुत बड़ा निर्यातक रहा है। सूती वस्त्र बहुत बड़ा कारण रहे कि यूरोपीय कंपनी ने भारत में आक्रमण किया था, ठीक है, भारत में कब्जा किया था। अगर आप देखें तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो कपास रीढ़ होता है खासतौर पर टेक्सटाइल का। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भारत में जो टोटल एक्सपोर्ट है, 12% जो एक्सपोर्ट है किसका? टेक्सटाइल का, वो किसका है? कॉटन का है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब अगर आप बात करो कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे कॉटन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें आप क्या पाओगे? एक तो महाराष्ट्र के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का। दूसरा, गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का। तेलंगाना में होता है। चौथा, आंध्र प्रदेश में होता है। तो इस तरह से ये सारे राज्य हैं जहाँ पे कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब अगर बात करें, ये तो हो गया ऑथेंटिक जो कॉटन होता है उसकी बात, लेकिन अगर आप देखो इसका एक रीजन यह भी है, आर्टिकल इसलिए आया था कहीं ना कहीं भारत जीएम क्रॉप्स की जो रेस उसमें पीछे हो रहा है। लेकिन भारत ने 2002 में बीटी कॉटन के अलाउ किया था, बीटी कॉटन को अलाउ किया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है उसको भारत ने अलाउ किया था। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 90% जो कॉटन है वो इसी बीटी कॉटन को बोया जाता है। इससे फ़ायदा तो यह हुआ कि बहुत ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, कुछ चैलेंजेस है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार यहाँ पे सीएसईपी जो है, सीएसईपी यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है और एमएसपी भी प्रोवाइड करवाया जाता है किसको? कॉटन को, एमएसपी। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। अब इसको लेकर सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लेके आती है। जैसे अगर आप देखो, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सरकार ने स्थापना की। दूसरा, पीएम मित्रा स्कीम सरकार ने चलाई, जिससे कॉटन के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके। साथ ही प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की जो सरकार ने शुरुआत की, उसमें भी कॉटन को यहाँ पे बढ़ावा दिया। तो मेंस का जो GS3 है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट जो कवर किया जाता है, प्रीलिम्स में भी ये सारे आर्टिकल। तो इस तरह से आपने देखा कितना कॉम्प्रिहेंसिव हमने इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव हम यहाँ पे इसको देखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में हम देखोगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड लोवेस्ट स्कोर इन द नॉर्थ ईस्ट एसडीजी इंडेक्स। अब देखो, अब क्या पूछा जाएगा यूपीएससी में या अदर एग्जाम में, आप एसटीजी इंडेक्स को सीधे पकड़ लो। कहते हैं ना कि जो मोटा टॉपिक है उसको अगर आप पकड़ोगे तो सारे छोटे छोटे टॉपिक ऑटोमेटिक यहाँ पे आपसे बन जाते हैं। अब एसटीजी की अगर आप बात करो तो एसटीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दुनिया अंधाधुंध
विकास के रास्ते में बढ़ रही है और इससे पर्यावरण ह्रास हो रहा है, पर्यावरण डिक्लाइन हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, जिस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई। और यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने, तो यूएन की इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ऐसा पूछा कि ब्रिक्स ने, तो ब्रिक्स ने नहीं, यूएन ने 2015 में एक चार्टर बनाया जिसमें 169 सब टारगेट बनाए गए और यहाँ पर 17 टारगेट बनाए गए, 17 लक्ष्य बनाए गए यहाँ पे एसडीजी जिसे कहा जाता है। और बात की गई कि इन्हें कब तक प्राप्त किया जाएगा, 2030 तक इनको अचीव किया जाएगा, ये बात की गई। हर एक देश ने अपनाया, तो भारत ने जब अपनाया तो भारत के पास तब अगर आप देखो तो भारत ने एक संस्था को इस्टेब्लिश किया था 1 जनवरी 2015। कौन सी संस्था बताइए? ये संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग, इंडिया ने नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया, जो भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पे किसको रिप्लेस किया गया था? यहाँ पे रिप्लेस किया गया था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। साथ ही साथ जो 5 वर्षीय योजना है उसको भी समाप्त कर दिया गया था यहीं पर नीति आयोग को इस्टेब्लिश करने के बाद। अब नीति आयोग की जिम्मेदारी ये दी गई कि जो भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम कर रहा है उसको टारगेट करे, उसको अप्रोच करे, उसको बेहतर करे। तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स की शुरुआत की। एसडीजी इंडेक्स की शुरुआत की किसने? नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स की शुरुआत की। अब उसमें क्या करता है कि राज्यों में या स्टेट में, यूटीज़ में उनका किस तरह से परफॉर्मेंस है उस बेसिस पर क्या करता है, उनको रैंकिंग देता है, जिससे उनमें फेयर एक कंपटीशन बना रहे। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है नीति आयोग। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, जिसकी अभी यहाँ पे बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एसडीजी इंडेक्स, वो भी नीति आयोग जारी करता है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में एक फेयर कंपटीशन दिखे। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सबसे कम स्कोर किसका था। हो सकता है ये क्वेश्चन में ना आए, लेकिन नीति आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, एसडीजी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉन्गलैंड या अरुणाचल प्रदेश। एसडीजी भी कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने परसों नरसों ही एसडीजी के बारे में आपको बोला था कि एसडीजी कई सारे हैं, उनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन कुछ प्रमुख एसडीजी हैं, जैसे एसडीजी 1 की अगर आप बात करो, एसडीजी 1 किसके बारे में बताइए, कमेंट करिए। तो एसडीजी 1 बात करता है पॉवर्टी रिडक्शन की बात करता है, गरीबी उन्मूलन की बात करता है एसडीजी 1। एसडीजी 2 किसके बारे में बात करता है? एसडीजी 2 बात करता है किसमें? हंगर खत्म करने की, भूख समाप्त करने की बात करता है। वहीं एसडीजी 3 हेल्थ की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसडीजी हैं। उसमें एसडीजी 5 भी इंपॉर्टेंट है, जो लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्या? एसडीजी हो गए। तो ये सारी आपने देखा कि इस तरह से बहुत सारे, अब 17 एसडीजी, सभी में भारत यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये जो रैंकिंग है ना, तो एसडीजी रैंकिंग में 3 कैटेगरी दी जाती है। एक तो फ्रंट रनर दिया जाता है, फ्रंट रनर है ना, जो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। दूसरा परफॉर्मर है ना। तीसरा एस्पायरेंट। तो जो सामान्य राज्य हैं, जो मुख्य राज्य हैं, उनकी अलग रैंकिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए अलग यहाँ पे रैंकिंग का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। अमूमन जो केरला, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एसडीजी को लोकल लेवल में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए या पंचायतों को भी जोड़ने का काम यहाँ पे चल रहा है। तो कंप्रिहेंसिव एक तरह से अगर आप देखो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अगले टॉपिक की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब बीआईएस के बारे में क्या है? तो देखो बीआईएस में देखो हर एक चीज़ का अपना स्टैंडर्ड होता है। कहते हैं ना कि मेरा स्टैंडर्ड है, आपका स्टैंडर्ड है, उसी तरह भारत का भी एक स्टैंडर्ड है। भारत कौन सा सामान खरीदेगा, कौन सा नहीं खरीदेगा, कौन सी सर्विसेज खरीदेगा, कौन सी नहीं खरीदेगा, सिक्योरिटी क्या होगी, ट्रस्ट क्या होगा, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड भारत ने बनाया। और उसके लिए एक बॉडी बनाई है जिसको बोला जाता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड है तो ये किस मंत्रालय? कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत काम करे। किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत काम करेगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में जब काम करता है तो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया? कब इस्टेब्लिश किया? 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। अब ये जब इसे इस्टेब्लिश किया गया तो इसके लिए एक एक्ट के बाद इसको प्रोविजन दिया गया, एक्ट के बाद इसको पावर दी गई। एक्ट 2016 में आया जहाँ पे इसको पावर दी गई कि और भी बेहतर ये काम कर सके। अब इसका पर्पज़ क्या है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसमें जो स्पेशल एरियाज़ हैं, प्रोडक्शन को लेके हो, सर्विसेज के लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, क्वालिटी को बेहतर करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना और ट्रस्ट वर्दी बनाना, ये इसके काम है। इसके साथ ही और भी इसके काम है फंक्शंस। देयर आर मेनी मोर फंक्शंस अबाउट, देयर आर मेनी मोर फंक्शन ऑफ बीआईएस। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करना। सपोज करो आप कि जो आईएसआई मार्क होता है या हॉल मार्क होता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, ये कौन बनाता है? ये भारत के लिए बीआईएस बनाता है, इंडिया स्टैंडर्ड ये तय करता है। इसके अलावा जो क्वालिटी होती है, जो प्रोडक्ट की जो इंपोर्ट होते हैं उनकी जाँच करना। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम में भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को सिक्योर करना, कंज्यूमर राइट को सिक्योर करने की यहाँ पे बात करता है। साथ ही उसके सिमिलरली जो बॉडी है इंटरनेशनली, उनके साथ भी क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है। तो इस तरह से अगर आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे हॉल मार्क बीआईएस ने बनाया किसके? सोना चांदी के लिए। वैसे आईएसआई मार्क किस लिए बना? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रियल जो गुड्स आप देखते होगे,
कोई लोहा आप देखते हो तो लिखा था ISO ऐसे 001 इस तरह का नंबर दिया रहता है, ये कौन देता है? BIS देता है। वहीं FMCS ये विदेशी जो निर्माताओं हैं उनके लिए है। तो इस तरह से आप देखो बहुत सारे काम यहाँ पे BIS करता है, राइट। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विद द रेफरेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बताना है। द हाईएस्ट स्कोर इन डिस्ट्रिक्ट इज हंथाई मिजोरम विद स्कोर ऑफ 81.43। अब ये अगर आप देखो, ये आपको नहीं पता है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। दूसरा, नो डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉल अंडर द एस्पायरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे एकदम ये बात एकदम सही है। और अगर आप देखो आंसर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, अब देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़ो। द SDG इंडेक्स बाय नीति आयोग इज पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNEP। अब एक बात बताओ, नीति आयोग यहाँ पे काम कर रहा है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्यों यहाँ पे आएगा, है ना? क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए है, UNEP पर्यावरण के लिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972 में स्टैब्लिश किया गया था और नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके क्यों आएगा यहाँ पे? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है और इसका सही आंसर आ जाता है 1 2। तो देखा आपने किस तरह से, आपको पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं पता था फिर भी आपने बेहतर कर लिया। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कॉटन बेल्स के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के संबंध में, ठीक है। तो कॉटन के संबंध में जो क्वालिटी कंट्रोल उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। द इम्प्लीमेंटेशन डेट फॉर QCO ऑन कॉटन बेल्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू अगस्त 2026। तो इसको जो क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन इसको यहाँ पे बढ़ गया। देखिए भारत में क्या है, जो कॉटन बेल्स है उसके संबंध में या कपास की जो गांठ होती है उसके संबंध में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए गए थे 2024 में ही, ठीक है। तो यहाँ पे उसे एक्सटेंड करके अगस्त 2026 तक के लिए कर दिया गया है। एक तरह से अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, इस संबंध में एक यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। और BIS स्पेसिफिकेशन करंटली प्रोवाइड क्लियर स्टैंडर्ड फॉर कंटामिनेशन लेवल ऑफ इंडियाज कॉटन। तो भारतीय कपास में जो प्रदूषण उसके है तो BIS ने स्पष्ट मानक, तो देखिए BIS ने इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं दिए हैं यहाँ पर, तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अंडर द BIS आर इश्यूज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये क्या है, क्या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आता है, BIS इशू करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर? तो देखिए इस एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसे कोई मानक नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है जिससे ये कानून यहाँ पे या ऐसे ऑर्डर यहाँ पे इशू कर सके। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट विल मूव क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सियोम मिशन इन इंडिया पार्टिसिपेशन। अभी आपने देखा होगा कि शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उसी तरह की एक याद आ गई राकेश शर्मा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की थी स्पेस में जाके, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा भारत हमें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वैसे ही भारत दिखता है। लेकिन अभी जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमें पृथ्वी एक जैसी दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखती, कोई सीमा नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखते, तो हमें एक पृथ्वी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैसेज है कि किसको, एक जो ग्लोबल यूनिटी है उसको प्रमोट करने का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सियोम मिशन और भारत का रोल क्या है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के तहत ISS पर गए हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, अगर इंडियन एस्ट्रोनॉट है ये बात एकदम सही है। अब यह मिशन क्या इसरो का है? नहीं, इसरो एक मिशन कर रहा है ऑलरेडी, गगनयान। इसरो का जो गगनयान मिशन है उसमें इंडियन के जो भारतीय लोगों को पहली बार स्पेस में ले जाएगा इसरो अपने वाहन से। तो ये भारत का मिशन नहीं, ये एलिमिनेट हो गया है। इसका संबंध केवल पृथ्वी अवलोकन से, अर्थ ऑब्जर्वेशन से नहीं, और भी जो कहते हैं ना कि जो एक्सटर्नल बॉडीज़ होती हैं एक्सोस्फीयर में हर जगह, उनको भी क्या किया करता है, ये मॉनिटर करता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत की पार्टिसिपेशन है, यह भी गलत है। भारत की पार्टिसिपेशन है क्योंकि हमारे स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट यहाँ पे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जलवायु परिवर्तन प्रेरित विस्थापन के संबंध में यहाँ पे बताना है। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। तो क्लाइमेट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बारे में बताना है। इंडिया लैक ऑफ क्लियर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट माइग्रेंस। एकदम सही बात है, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इशू चल रहा है लेकिन जो क्लाइमेट से माइग्रेशन हो रहा है, लोग एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको लेकर कोई कानून नहीं है। दूसरा, द CRZ नोटिफिकेशन 2019 समटाइम्स ओवरलुक इकोलॉजिकल डैमेज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पर्यावरणीय नुकसान की अनदेखी की जाती है CRZ में। देखो कोस्टल रेगुलेशन जोन तटों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास भारत के तट हैं, कोस्टल रीजन है। अब उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आप करोगे तो समुद्र प्रभावित होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके लिए रेगुलेशन था कि 200 मीटर तक हमें क्या है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। लेकिन अमेंडमेंट करके 2019 से 50 मीटर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट की जो अनदेखी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को की वजह से, वो हमारे लिए निगेटिव हो सकता है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा,
डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी आर यूजुअली ग्रांटेड लैंड राइट एंड पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या ग्रांट इनको राइट मिलता है जो डिस्प्लेस हो से क्लाइमेट से? नहीं। अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की कंपेयर करें तो टाइगर प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो उनको लैंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी इस तरह का प्रोविजन नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, MSC एल्सा अकितिया जहाज हादसे से संबंधित देखें तो एक जहाज जो है केरल में एक हादसा हुआ है जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक नूडल समुद्र में फैल गए हैं। तो ओशियन का जो पोल्यूशन लेवल है उसके संबंध में मुद्दा हो गया कि अरे भाई इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, कुछ करना है कि नहीं करना है। ये सारी बातें यहाँ पे चर्चा में आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बात कर रहा है कि सिर्फ वेक लेट डू टू स्प्रेड प्लास्टिक नडल्स, ये बात एकदम सही है। नडल्स और हेजार्डस, तो माइक्रो प्लास्टिक हेजार्डस होते हैं, कई सालों तक बने रहते हैं, ये बात सही है। ये घटना पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि केरला में हुई है। तो वेस्ट कोस्ट जो हमारा रीजन है यहाँ पे ये करना हुई है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। निपा वायरस के बारे में यहाँ पे, निपा वायरस अगर आप बात करो तो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि जानवरों से इंसानों में फैल जाता है, फिर इंसानों से इंसानों में फैल जाता है, ठीक है। और ये अगर आप देखो पैरामॉक्सिविया डाई परिवार का वायरस है और हेनीपेवियर डायनेस्टी संबंधित। कौन सा वंश है इसका? हेनीपेविरस, हेनीपी वायरस इससे संबंधित है। अब अगर आप देखो इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज, क्या बैक्टीरियल डिसीज है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वायरस की बात को तो बैक्टीरिया कैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मृत्यु जो दर है, डेथ रेट है, इतना ज़्यादा यहाँ पे डेथ रेट नहीं है। इसका इनकरेक्ट आंसर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर इट। तो इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से यहाँ पे इलाज किया जा सकता है। तो जाहिर से वायरस के लिए जो इलाज एंटीबॉडी ही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। केवल पशुओं में फैलता है या ओनली स्प्रेड अमंग एनिमल, ये बात गलत है, मानव में भी फैलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 बात कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेरा सीरुबिन ऑब्जर्वेटरी, जिसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? साउथ अमेरिका में, आई थिंक इसे इस्टेब्लिश किया गया चिली में, है ना। अब अगर आप बात करो लोकेशन की बात, अगर आप देखो तो अगर आपने देखा होगा साउथ अमेरिका का मैप है, साउथ अमेरिका मैप पे एंडीज सीरीज है, एंडीज में जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ, और वहाँ पे चिली जो कंट्री यहाँ पे लोकेटेड, उसी की कैपिटल सेंटियागो है ना। तो वहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक चिली के एंडीज पर्वत में इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो भारत में नहीं। तो पहला ही जैसे अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन बी आ जाएगा। तो फिर आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि इतना मेगापिक्सल का कैमरा जो चंद्रमा से बहुत सारे स्कैन कर सकता है, डार्क मैटर डार्क एनर्जी को ये क्या करेगा, वो करेगा। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 3 डिले मॉडल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर डिले कंट्रीब्यूटिंग द मैटरनल डेथ। 3 डिले मातृत्व मृत्यु दर के बारे में यहाँ पे बताती है। देखिए बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अगर आप देखो मातृ मृत्यु दर क्या होता है कि जन्म के दौरान, जन्म के आसपास या जन्म देते समय जब किसी माँ की मृत्यु हो जाती है बच्चे पैदा करते समय, उसे मातृ मृत्यु दर या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के काउंटर किया जाता है। अब अगर आप देखो अभी इसके 90 के आसपास इसको लाया गया है। पहले 1 लाख में अगर आप देखो 150 डेथ हो जाती थी माताओं की, तो इसे कम किया गया है। तो 3 डिले समझाने में एक मॉडल है। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है। एक ये मॉडल है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को समझाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज डिफाइन एज द मैटरनल डेथ एज पर 1 लाख। तो ये मैंने आपको बताया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तीसरा, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोवाइड फिक्स डे स्पेशलिस्ट अल्टर एटर्नल केयर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो जो पीएम सुरक्षित मातृत्व जो अभियान है वो इस तरह की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बात एकदम यहाँ पे सही है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड को लेकर खेला है। 1 लाख जनसंख्या माने 1 लाख माताओं में, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि 1 लाख जो माताएं हैं उनमें जो जन्म देने वाली उनमें कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है, उसको यहाँ पे ये बताता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चों के संबंध में यही बताता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, वही बात हो रही है क्लाइमेट के संबंध में। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एक्सप्लिसिटली डिफाइन क्लाइमेट रिफ्यूजीज। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भी एक्ट यहाँ पे नहीं है जो इसको डिफाइन करता हो। फिर अगर आप देखोगे कोस्टल रेगुलेशन जो नोटिफाई 2019 एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन डिस्प्लेस पीपल, तो इस तरह के मैंने आपको बताया क्लाइमेट का जो डिस्प्लेसमेंट उसके संबंध में कोई कानून नहीं है। और इसके संबंध में कोई जो मिशन है यहाँ पे बात करें NAPCC जलवायु परिवर्तन कोई विशिष्ट उप मिशन नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 2 कानून नहीं है तो इनको आप एलिमिनेट करो और तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। NAPCC क्या है? देखिए भारत सरकार का एक तरह से एक प्रोजेक्ट है। अगर आप देखो कि जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंज है उसको कम करने के लिए NAPCC एक इस्टेब्लिश किया गया, 2008 के आसपास इसको बनाया गया। अब इसके अंदर 8 मिशन चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जवाहर सोलर मिशन हो गए, सौर मिशन हो गए, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ मिशन हो गए, ग्रीन एनर्जी को लेके हो गए। 8 मिशन यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। उनमें भी कोई क्लाइमेट को डिस्प्लेस पीपल है उनके संबंध में कोई मिशन यहाँ पे नहीं है। तो इससे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है।
तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन मिलते हैं। कैसा लगा आपको जरूर